सीजन 7 बिग बॉस में आप दिखाई दिए थे, और दिखाई ही नहीं दिए थे, फाइनलिस्ट बने थे। अब तो खैर बिग बॉस की इतनी आलोचना होने लगी है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ ऐसा अब दिखाई देने लगा है दर्शकों को। एक बड़ा वर्ग तो उससे कट ही गया है। कुछ वल्गरिटी ज्यादा बढ़ गई है, कुछ दूसरी जी। चीजें ज्यादा बढ़ गई हैं टीआरपी के चक्कर में। लेकिन सीजन 7 का आपका अनुभव कैसा था? और फाइनलिस्ट बने आप, लेकिन थोड़ा सा पीछे रह गए, उसको लेकर के भी तमाम तरह की चर्चाएं हैं। वो तो खैर अलग बात है। लेकिन वहां से फिर आपने टेलीविजन इंडस्ट्री में भी और एंटरटेनमेंट जगत में भी कदम रखा। तो उसमें आपका चयन कैसे हुआ, और उसका अनुभव कैसा रहा था आपका? सर क्या हुआ कि बिग बॉस से पहले मैंने वर्ल्ड का बड़ा शो किया था। बिग बॉस को सर मैं अपनी लाइफ का सबसे चीप शो मानता हूँ, सबसे छोटा शो। पता सर, वो हिट हो गया, वो बड़ा हो गया, दूसरी बात है। मैं एक अखाड़े में होता था उस टाइम पे, एक एंडेमोल कंपनी है, वो एक रेसलिंग का शो बना रही थी 100% दे दनादन 2009-10 में, 2009-10 में। तो वो आए, मैं उनको बोला कि भैया नकली रेसलिंग कर रहे हो, कहां से क्या करोगे? तो ऐसे सर उनसे मजाक किया हमने, तो मुझे ले गए। मैं सिलेक्ट हुआ, वहां पे ट्रेनिंग दिया उन्होंने, मुंबई में दिया, साउथ अफ्रीका में दिया, काफी ट्रेनिंग दिया उन्होंने, शो का हीरो मुझे बनाया। उसके बाद सर मैंने काफी बड़ा शो किया था, सर्वाइवर। सर्वाइवर वर्ल्ड की सबसे बड़ी सीरीज है। अगर आप, मैं कहीं बाहर जाता हूँ बोलता हूँ कि मैंने सर्वाइवर सीरीज की है, तो मेरा वो फ्रंट पेज पे इंटरव्यू छापते, क्योंकि सर्वाइवर बहुत बड़ी सीरीज है सर। फिर वहां रहते रहते सर क्या हुआ कि मैंने एक छोटा शो किया कि, तो मैंने मुंबई आ गया था मैं उसके बाद, सर्वाइवर के इनके बाद। तो मैं एक छोटा सा सर वहां पे घर खरीदा। तो बिग बॉस मैंने ना कभी पहले देखा था ना और कुछ था, तो ये बोले कि भैया इतने पैसे देंगे, और वो सेम कंपनी बना रही थी। तो सर मैं उस शो में चला गया। तो क्या था कि वो शो एक रिस्पेक्ट वाला नहीं है, हालांकि मैं अब उससे अपना नाम जोड़ता नहीं हूँ सर, ना उसके ट्वीट करता हूँ, ना मैं कभी वीकेंड पे जाता हूँ, बुलाते हैं मुझे, सब कुछ करते हैं। क्योंकि हाँ, एक जो सर, जो जिस जिस सोसाइटी को आप और मैं बिलोंग करते हैं, उसके अनुसार बिग बॉस, मेरे अनुसार, जैसे सर मुझे मौका मिला हिस्ट्री टीवी का शो करने का, इंटरनेशनल सीरीज आईआरटी डिस्कवरी पे शो करने का, बाकी और चैनलों पे शो करने का, जो एक मतलब लेवल के शो थे, हाँ, तो एक वो शो लेवल है। हिट हुआ सर, उससे मुझे फायदा हुआ। बाकी सर क्या है कि बिग बॉस में उसका अनुभव ये था कि दुनिया बिग बॉस की तरह है, कि वो सामने कुछ बोलते हैं, पीछे कुछ बोलते हैं, तो भैया इसलिए समझो कि कैमरे बाहर रहते हो। शो ने सिखाया कि नॉर्मली रहो। शो का फाइनलिस्ट बना, मुझे बहुत हाँ, मालिक की दया से शोहरत मिली, फायदा हुआ। लोग वहां जाते हैं ना, करियर खत्म हो जाता है, या कॉन्ट्रोवर्शियल इंसान होते हैं, मगर सही मायने मेरे करियर की शुरुआत हुई। और जो विनर होता है उसको कोई जानता नहीं, आज भी कोई नहीं जानता। मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग और इज्जत करते हैं कि भैया हमने उस शो में देखा था, हमने दूसरे शो में देखा था। तो एक मायने में सर ये है कि देखो, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल कीचड़ में खिलता है। तो एक, आप कहीं भी चले जाओ, अगर आपकी नीयत ठीक है, आप इंसान ठीक हो, तो मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज आपको प्रभावित नहीं कर सकती। तो बशर्ते बिल्कुल ये है कि सही। आप अपनी सोच बना के रखो, अपनी नियति रखो, अपना सब कुछ रखो। फिर उसके बाद मैंने सोचा सर ढेर सारे शो कर लिए, अब अपने शो लेके आओ। एक मेरा शो चल रहा था पीछे, हौसलों की उड़ान विद संग्राम सिंह, जिसमें मैरी कॉम से लेके सब बड़े स्पोर्ट्स स्टार को मैं लेके आता था। अभी मैं यस, यस। अपने इंस्टाग्राम पे शो करता हूँ, स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब से लेके सबको लेके, क्योंकि क्या है कि अभी कोरोना के कारण बंद है सब कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि अपना काम करो, अपने शो करो, अपनी फिल्म बनाओ, अपनी चीजें करो। तो सर मैं इसी में बिलीव करता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि भैया ये चीज करो, क्योंकि सब गांव से ही तो गए थे सर, छोटे से सब बड़े बनते, बड़े से बड़ा कौन बनता है। और मैंने सर आज तक बिल्कुल। चाहे कोई कितना ही है वहां पे, चाहे सलमान खान है, दूसरा तीसरा, कभी किसी को ये नहीं बोला कि काम कर दो या करवा दो। कभी उनका फोन भी आता ना सर, मैं सामने से बोलता हूँ, और भाई साहब कोई काम धंधा ठीक चल रहा है, कोई जरूरत तो बता देना। तो ऐसे में बात करता हूँ, क्योंकि सर वो एक आत्मविश्वास है कि एक छोटे से गांव से जब मालिक लेके गया है, तो वो आगे भी लेके जाएगा, वो सारी बिल्कुल चीजें सही करेगा, बात। उसी का वो है। और सच बताऊं तो सर देखो, मुझे कुछ नहीं पता होता, मैं हर दिन अपना दिन जीरो से स्टार्ट करता हूँ। और जो मालिक जहां पे लेके जाता है, मैं उसको फॉलो करता रहता हूँ और चलता रहता हूँ। और कहते हैं सर ठोकर खाकर ठाकुर बन रहा हूँ, कि यहाँ से एक फुटबॉल नहीं होता है, कोई तो पहले गोल में, पहले ठोकर में पहुंच गया। अब वही मेरे जैसे होते हैं सर, वो 30-40 कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, फिर 30वीं या 40वीं ठोकर में तब गोल होता है। तो मैं तो वैसा ही हूँ सर। अच्छा, एक आपने एल्बम में काम भी किया था महेश भट्ट की, उसका अनुभव कैसा रहा? सर उसका अनुभव जो मैंने काम किया, उसमें क्या था कि महेश भट्ट साहब उसको प्रेजेंट कर रहे थे, उनका भी पहला गाना था और मेरा ही पहला गाना था। हम्म। और सिंगर था बाहर का, डायरेक्टर था बाहर का, जो एक्ट्रेस थी वो थी बाहर की, प्रोड्यूसर कंपनी वो यहाँ की और बाहर की थी। तो
मैंने अपनी लाइफ में कभी गिटार नहीं पकड़ा था सर। मैंने 1.5 दिन के अंदर गिटार बजाना सीखा था, उसमें कोई एक गिटार वाला वो था। और वाह। उस टाइम महेश भट्ट साहब ने मुझे 2 चीजें बताई थी कि भैया देखो, आपकी आंखों में ये है, आप ये कर सकते हो। उसने मुझे काफी हम्म। समझदारी से, काफी अच्छे तरीके से बताया था। आजकल तो देखो, जैसे महेश भट्ट साहब है या सलमान खान है, करण जौहर है, कि उनका नाम ले दो तो भैया वो चीज पहले फ्लॉप करवा लोगे आप। तो हाँ। उस उस टाइम उनसे बात की तो मुझे काफी उनसे सीखने को मिला सर। जो जिस हिसाब से वो थे एक उनके जो मेन एक पर्सन थे विनय भारद्वाज जी। तो इन सब के साथ मौका, वो हमने 2-3 दिन में शूटिंग किया, और वो वाकई एक अलग अनुभव था सर। उससे मुझे सीखने को मिला, और उसके बाद उन्होंने मुझे एक फिल्म भी ऑफर की थी। शायद जी हो जी। सकता है कोरोना के बाद उसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाए। हम्म। दूसरे जो है, मुझे ये भी मालूम है कि आपने शोहरत कमाई है, सब कुछ कमाया है, लेकिन आप समाज को रिटर्न भी बहुत कुछ कर रहे हैं। न केवल हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि जो जरूरतमंद होते हैं उनके लिए भी आपके दरवाजे खुले हुए हैं, आपके हाथ खुले हुए हैं। तो ये मन में कब आया कि भाई जो जरूरतमंद है, वास्तव में जरूरतमंद है, उनकी मदद भी की जानी चाहिए? सर एक्चुअली क्या है कि देखो, जब हम पढ़ते थे तो क्या होता था कि एक जोड़ा यूनिफॉर्म होता था, पैरों में एक जोड़ा शू होते थे, टूट जाए यूनिफॉर्म, फट जाए तो कुछ होता नहीं था। तो मैं एक बार गांव के एक स्कूल में चला गया सर, महाराष्ट्र में कोई एक शूटिंग चल रही थी। तो मैंने देखा एक हम्म। छोटे से कमरे में 30 बच्चे बैठे हुए, उनकी यूनिफॉर्म गंदी, उनका सब कुछ ऐसा ही था। तो फिर मैंने हम्म। पूछा कि भैया ये क्या स्कूल है? बोले सरकारी स्कूल है। तो मैंने कहा इन बच्चों का एक काम करो भैया, इनका यूनिफॉर्म का, एजुकेशन का जो कुछ भी है, बोले एजुकेशन का तो हो जाता है, आप यूनिफॉर्म का, कॉपी किताब का, इन सब का हो रहता है। तो सर मैंने, करने वाला मालिक मैं, तो पोस्टमैन हूं, इधर से उधर चिट्ठी कर देता हूँ, वहां से मैंने स्टार्ट किया। तो मेरे गांव से भी 30-33 बच्चे हैं जिनकी मैं यूनिफॉर्म का, एजुकेशन का जरिया बनता हूँ, मतलब उनकी कॉपी किताब का। अब सर टोटल 160 बच्चों की फैमिली हो गई है। करता मालिक है, किसी से 1 रुपया लेता नहीं, किसी को करता नहीं। जैसे आपने बोला, किसी ने बोला कि ये जरूरतमंद बच्चे हैं, तो मैंने कहा भैया चलो इनका भी जरिया बनने की कोशिश करते हैं, करने वाला तो बहुत वही है। बढ़िया। बहुत तो फिर अच्छी जैसे बात। पुलवामा में अटैक हुआ, उन जवानों की फैमिली के लिए सर मैंने कुछ जरिया बनने की कोशिश की कि भैया आपकी एजुकेशन का है, आपके बच्चों की शादी का है, कुछ भी है तो जितना भी जो उसके हमें बताना, जो भी सक्षम हुए करेंगे। तो मेरा मानना है सर, देखो जिंदगी में 2 रास्ते हैं, या दे के जाओ या छोड़ के जाओ, तीसरा कोई रास्ता नहीं है सर। तो मालिक जरिया बनाए हम्म। देने का, कि हम दे के जाएं सोसाइटी को, इस समाज को। ताकि देखो, जो अपने लिए करते हैं ना, वो अपने साथ ही सब कुछ चले जाता है, जो दूसरों के लिए करते हैं अमर हो जाते हैं। तो अगर आपको मरने के बाद भी जिंदा रहना है, तो मैं सबको कह रहा हूँ कि कुछ है ना, देना स्टार्ट कर लो। और देने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ सर कि मेरी आंख बंद होने से पहले मालिक मुझे जरिया बनाए, अरबों बच्चों के एजुकेशन का, यूनिफॉर्म का, या मैं किसी भी तरीके से उनको उनके जो लक्ष्य है उस तक पहुंचा पाऊं, जरिया बन पाऊं। तो मैं सोचता हूँ, चाहे वो फिल्म से बनाए हो, रेसलिंग से बनाए हो, स्पोर्ट्स से बनाए, किसी चीज से बनाए सर, ये मैं भी नहीं जानता। तो मैं भी जो वो रास्ते बना आराम चलता जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता ना कोई बाकी चीज, बस ये कि हार्ड वर्क में बिलीव करता हूँ, और वो सारी चीजें कोशिश करता हूँ कि मैं किसी को किसी तरीके से इंस्पायर करूं, ना कि किसी को डाउन करूं। और मैं हमेशा बहुत पॉजिटिव रहता हूं सर। मान लो कि मेरे पास ये है, ये सर गिरेगा तभी तो नया खरीदूंगा ना, वरना ये हाथ में लेके यही घूमता रहूंगा, इसका फायदा क्या है? तो इसलिए मैं सबके लिए पॉजिटिव बोलता हूँ। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ कहा, तो मैं तब भी हंसता हूँ कि भैया वो उसकी सोच है, हमारी सोच हम जानते हैं, हम जहां से आए हैं, जहां जहां से स्टार्ट किया है। तो तब से सर ये बहुत सुकून मिलता है। मैं कह रहा हूँ सब करके देखो, बहुत सुकून मिलता है इसमें। बहुत बड़ी बात है। संग्राम सिंह के बारे में मैं बता दूं अपने दर्शकों को, इनके व्हाट्सएप पर जो इनका स्टेटस है वो है, नो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ऑलवेज हाँ सर, बी मैं ये आपको पॉजिटिव। बताता हूँ सर, मेरी लाइफ में, मैं ही बताता हूँ, मेरी लाइफ में सर कोई नो नाम का शब्द है ही नहीं। नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ना कोई एंड नाम का शब्द है। एंड का मतलब है एफर्ट नेवर डाई। ना कोई फेल है सर। फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लाइफ, और फिर से आऊंगा इधर ही लौट के। मतलब सर मैं क्या है कि मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ। जो दुनिया कहती है चीज नहीं होगी, और यहाँ से मुझे कन्विंस हो गया कि ये चीज होगी, तो सर मैं वही करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए कहते हैं ना सर, एक पुरानी कहावत है कि भैया, बहुत से लोग कहते हैं कि भैया जिंदगी ना बड़े संभल के जीना चाहिए। तो सर मैं हंसता हूँ,
मैंने कहा वो जानते ही नहीं लोग कि भैया जिंदगी तो बेखौफ होके जी जाती है अच्छे तरीके से, भैया संभल कर वो जीते हैं जिनको पता है नहीं कि जिंदगी जीनी कैसे है। तो इसलिए मालिक ने दी है, मालिक लेगा। और अब सर मैं ज्यादा मतलब और नेचर के पास आ गया हूँ, जितनी मतलब जो जो मैच्योर हो रहा हूँ नेचर के पास आ गया हूँ और उस चीजों के पास आ गया हूँ कि भैया ज्यादा 3-5 करेंगे तो 2 रोटी से 1 रोटी पे आ जाएंगे, 2 तो रोटी खानी है। इसीलिए कुछ करके जाओ, बेहतर करके जाओ। इसलिए सर मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च किसी को नहीं मानता कि भैया जो आपके माता पिता उनके पैर छुओ, जो आपके भाई बहन है बड़े उनकी इज्जत करो, तो मंदिर वाले सब अपने आप हो जाएंगे और परमात्मा यहाँ पे है हार्ट में सर। ये इसकी पूजा कर लो, इसका सब कुछ कर लो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो मैं इस चीज पे आ गया हूँ। ये नॉर्मली चीज है कि हम किस हिसाब से आपने इंसानियत की सेवा कर सकते हैं। आपने 34 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में एक खास मुकाम बनाया है। एक और यहीं से कुछ 100 किलोमीटर की, बल्कि कुछ 100 भी नहीं, मेरे विचार से 100 किलोमीटर की दूरी पर पैदा हुए नवाजुद्दीन। और पिछले दिनों मैंने उनके वीडियो देखे, वो भी अपने खेत पर फावड़ा लेकर के काम करते हुए दिखाई दिए। मतलब दो ऐसे जाबाज नौजवान इसी एरिया के, एक वेस्ट यूपी का, एक हरियाणा का, और दोनों कोरोना काल में अपने अपने गांव में जाकर के, अपने गांव के अखाड़ों में, अपने गांव के बच्चों के बीच में कितने साधारण तरीके से रह रहे हैं। तो मुंबई में गांव को और इस पूरे माहौल को आप मिस तो बहुत करते होंगे। बिल्कुल सर, देखिए मैं कहूंगा कि जहां पे दिखावट स्टार्ट हो जाती है ना सर, वहां से गिरावट स्टार्ट हो जाती है। हमेशा हम्बल रहो, एम हाई रखो। तो मुंबई में सर मैं बिल्कुल मिस करता हूँ। हालांकि मुंबई में भी ढेर सारे, जब मैं ट्रेनिंग करता हूँ तो मुझे ढेर सारे लड़के लड़कियां ज्वाइन कर लेते हैं। मैं काफी वर्कआउट करता हूँ तो सब मेरे साथ करते हैं। तो मेरा ही मानना सर कि मैं, आपकी है ना पहचान ये नहीं है कि मैं जिंदगी, भैया आप सब अपने लिए जियो। कि उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसने ये कर लिया, हम ये दिखा दें। अब सर मैं गांव में आया 5-7 दिन तो मैं गाड़ी में गया जानबूझ के कि भैया कोरोना, हमें बाहर से आया हूं, मैं चाहूंगा नहीं किसी से मिलूं मैं। अब मैं सर आज से मैं साइकिल पे जाना स्टार्ट हो गया कि भैया सबसे मिलो, बातचीत करो, सारी चीज करो। और सर एक मैंने एक चीज देखी है, चीज सीखी है मैंने कि छीन कर खाने वालों का पेट कभी नहीं भरता। मैं कह रहा हूँ छीन कर खाने वालों का पेट कभी नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखा नहीं रहते। तो जिंदगी का फंडा ये है सर कि इस गांव में ने सब कुछ दिया है। गांव में जब एक टाइम होता था कि भैया घर में कुछ नहीं होता था, ये घर से दूध आता था, घर से किसी के घर से घी आता था, किसी से सब कुछ आता था। तो अब मैं इन बच्चों को जितना वो कर पाऊं, और मैं कह रहा हूँ सर सुकून की लाइफ तो वही है कि बिल्कुल साधारण तरीके से जियो, हम्बल तरीके से जियो। अब जो दिखावट करते हैं, जो बड़ी बड़ी वो बातें करते हैं, नॉर्मली करते हैं सर, उसका फायदा क्या है। बिल्कुल साधारण सही है। रहो, सिंपल रहो, मिट्टी से जुड़े रहो, तो चीजें आके आगे चलेंगी। अब मैं मुंबई में बैठता है, कहीं पे बैठा रहता हूँ, वहां पे भी इतना वो है नहीं। तो इससे अच्छा अब मैं खेत में भी जाना स्टार्ट करूंगा, सर्कल परसों से काम भी करना स्टार्ट करूंगा, रेसलिंग भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सर ये तो एक मौका दिया है परिवार के साथ रहने का, गाँव में समय बिताने का, जो इतने साल से बिता नहीं पा रहे थे। तो इसका भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, खाली और समय में क्या करते हैं? खाली समय होता भी है आपके पास? सर वैसे मैं सच बताऊं कि चाहे कोरोना हो या ना हो, मेरे पास खाली समय कम ही होता है। जब मेरे पास खाली टाइम भी होता है तो मैं उसमें पढ़ता हूँ, अच्छी अच्छी बातें लिखता हूँ, कि कुछ नए प्रपोजल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इससे मान लो इसके बाद ये स्टार्ट कर सकते हैं, बच्चों को लेके इसके बाद ये कर सकते हैं। सुबह शाम वर्कआउट करता हूँ यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट अखाड़ों में जाता हूँ। मेरे गाँव में कई अखाड़े हैं कि आज इन बच्चों को मोटिवेट करना है, कल उन बच्चों को मोटिवेट करना है, परसों यहाँ पे जाना है। तो सर रहता ही हूँ। और खाली जैसे रेस्ट करना होता है तो थोड़ा सा मैं रेस्ट करता हूँ हल्का फुल्का, उसमें भी अपनी डायरी वायरी लेके बैठ जाता हूँ कि उसमें क्या लिख सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। और सोता हूँ सर आगे के 5 से 5.5 6 घंटे। आगे के प्रोजेक्ट क्या हैं और योजनाएं क्या हैं? सर देखो आगे का तो सब कुछ मालिक के हाथ में होता है करना क्या। बाकी अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो मैं एक अपना टीवी शो लेके आ रहा हूँ जिसको मैं होस्ट करूंगा, होस्ट कर रहा हूँ, जो मेरा सीजन 2। एक दो फिल्म करने जा रहा हूँ सर, जो भी शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी, चाहे जादव साहब की फिल्म है या एक दूसरी फिल्म है, कि वो शूटिंग हो जाए और वो आए। और आगे सर मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि हेल्थ का कुछ ऐसे लेके आऊं सबके लिए, मतलब हेल्थ के सेंटर्स या फिर नेचुरोपैथी के या इन सब के, ताकि एक आम इंसान से लेके सबको बहुत फायदा हो और सब इसका फायदा उठा सके। तो मैं अभी तक का तो प्लानिंग यही किया है सर। बाकी तो देखो अभी क्या है कि कोरोना कोरोना कितने दिन है, बाकी कितने दिन लॉकडाउन और है, कितने दिन क्या चलेगा, वो फिर मालिक के हाथ में। बाकी मैं कहता हूँ कि मेरे हिसाब से ये अब तक का सबसे बेस्ट साल है। मैं बिल्कुल भी गलत नहीं मानता सर कि गलत है या नुकसान है, कुछ नहीं, तो चलता रहता है सर।
ये प्रकृति ने क्या है कि अब इंसानों को सिखा दिया कि भैया उनका कुछ नहीं है, एक झटका आएगा आप सब चले जाओगे। तो सब मालिक का है, अपनी हेल्थ पे काम करो, अपने परिवार के साथ रहो, यूनाइट रहो, सब कुछ रहो, अच्छे तरीके से करो। और सरकार ने भी बहुत अच्छे स्टेप उठाया है, डिसीजन लिए हैं कि भैया इसमें लॉकडाउन में किस, चाहे वो लॉकडाउन करना है, बाकी चीजें करना है। और देखो सर, सरकार तो क्या है, हम चुनते हैं, वो तो हमारे वो हैं। जब तक हर इंसान अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तब तक कोरोना हो या बाकी कोई आपदा हो या कोई समस्या हो, वो दूर तब होगी जब वो सरकार का नहीं, जब वो हमारा आंदोलन बन जाएगा, जब वो हमारी चीज बन जाएगी, जब वो एक हमारी कैंपेनिंग बन जाएगी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सरकार चाहे कोई भी हो, अपनी जिम्मेदारी समझो देश के लिए, समाज के लिए। तो मैं कह रहा हूँ फिर कोरोना आए, कुछ भी आए, दूसरी चीज आए, तो हम उसका मुकाबला बड़े आसानी से कर सकते हैं, यूनाइट होकर कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो सही ट्रैक पर चढ़ जाते हैं और कई बार जब एक डर्टी पॉलिटिक्स खेली जाती है तो फिर सुशांत सिंह राजपूत जैसे हादसे भी हो जाते हैं। मुंबई में रहना, मुंबई में काम पाना, बुलंदियां छूना, सही ट्रैक पर पहुंच जाना और फिर डर्टी पॉलिटिक्स के शिकार होकर के तन्हाइयों में और इस तरह के हालात पैदा हो जाए, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि भाई कम से कम अपने जीवन को तो दांव पे मत लगाओ? सर देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल आपकी बात सही है। सुशांत से मैं मिला हूं पर्सनली, हमने वर्कआउट किया, बहुत पॉजिटिव इंसान था, लड़का था। सर देखो, एक एक पुरानी कहावत है कि पेड़ को है ना वो लोहा नहीं काटता, पेड़ को लकड़ी काटती है, क्योंकि लोहे के पीछे लकड़ी होती है। तो ये जो सारे काम करने वाले हैं छोटे से अपने फायदे के लिए, जैसे अब अपने सर अपने भी कई इंसान जो वहां पे बैठे हैं, वो उनको खुश करने के लिए या अपने आप को करने के लिए आपको मुझे थोड़ा सा नीचे करेंगे। तो मैं सबको ये बात कहना चाहता हूँ, जो भी नए बच्चे हैं ढेर सारे, जिनका मैं टीवी पे सर मेरी पकड़ है, तो मैं टीवी में ढेर सारे बच्चा जरिया बनने की कोशिश करता हूँ। फिल्में में भी अभी मैंने की नहीं है ज्यादा, तो कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं सबको एक बात कहना चाहूंगा सर कि भैया दुख सुख, डिप्रेशन, सफलता असफलता, ये बहुत छोटी चीज है। जिंदगी मालिक का एक तोहफा है। इसे छोटे मोटी चीजों में, छोटे मोटे झटकों में, छोटे मोटी सफलता असफलता मत खो। हम जहां से आए हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। जिंदगी जीने के लिए जरूरी नहीं कि भैया हमें फिल्म ही करनी है, जरूरी हमें शो ही करना है, जरूरी नहीं हमें ये सब करना है। और मैं कह रहा हूँ कि जो गलत करता है सर, उसको सजा तो मिलनी चाहिए और मिलके रहेगी, क्योंकि कहते हैं ना कि मालिक का सीसीटीवी कभी बंद नहीं होता, वो चलता ही रहता हमेशा। और मैं कहना चाहूंगा सबको कि जिंदगी में कभी मायूस मत हो भैया। सिर्फ चैंपियन कोई माँ के पेट से पैदा नहीं होता है, चैंपियन मेहनत कर करके बनता है। तो बस आप सब अपनी मेहनत करने दो, बाकी सब अपना करने दो, जो कर रहे हैं आप अपनी मेहनत बरकरार रखो। क्योंकि कहते हैं ना सर कि जब एक रस्सी पत्थर पर निशान कर सकती है, पतली सी रस्सी, और एक पानी बड़ी बड़ी चट्टाने तोड़ देता है, पानी बहुत हल्का होता है मगर लगातार उसका बहना। तो मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल भी आप इसके इधर उधर मत देखो। सर मैं गया था, सब मुझे बोलते थे, मगर आज तक मुझे कोई ऐसा इंसान मिला है नहीं कि जो ये बोले, ये बात कहे कि भैया ये सब है। अपनी जिंदगी के मालिक खुद बनो भैया, अपना स्विच यहाँ रखो। जिसने जो अच्छा बोला उसको सुन लो, बुरा बोला उसको निकाल दो। मगर लाइफ में है ना, ये मत सोचो कि भैया हम स्टार नहीं बने तो हम कहाँ जाएंगे, हम ये नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, इसने काम छीन लिया, उसने वो कर लिया। कुछ नहीं होता। देखो, सफलता असफलता चलती रहती है। अपने आप पे भरोसा रखो। देखो, बाकी संसार के लिए सिर्फ एक आप एक इंसान हो, मगर अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया हो। सुशांत इतना पढ़ा लिखा था, अब मैं उसके फादर का सोचता हूँ जो 75-80 ईयर्स के इंसान है, उन पे क्या बीतेगी। 3 बहनें हैं, उन पे क्या बीतेगी। तो सर मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स हर जगह होती है, हर जगह राजनीति होती है, चाहे कोई फील्ड हो। इसमें थोड़ा सा ज्यादा है कि वहां पे उन सब का एक अपना पुराना है, उसके बाप दादा परदादा से चल रहा है, जो नेपोटिज्म हम बोलते हैं, बाकी चीजें हम बोलते हैं। भाई अच्छी बात, अपने बच्चों को प्रमोट करो, सपोर्ट करो, मगर किसी दूसरे का काम मत छीनो ना। हाँ, कहते हैं टैलेंट सर, को तो मत दबाओ। हाँ टैलेंट को मत मारो ना। जैसे मान लो सर, कई बड़े बड़े एक्टर, में नाम नहीं लूंगा, जो अपने यहाँ से भी हैं, वो पता है बुराई क्या करते हैं सर। वो बुराई ये नहीं करते कि वो कहते यार वो आदमी तो अच्छा है, पता नहीं रेसलर है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा। बुराई हो गई इतनी देर में। कोई हाँ, डायरेक्टर अगर इतने मुझे में ही कास्ट होगा। करने की सोच रहा है, तो डायरेक्टर का माइंड चेंज हो गया। और सर मैंने ये हम्म। अपने यहाँ के कई बंदों से देखे, फिर भी मैं हंसता हूँ। तो मैं सबको कहना चाहूंगा कि भैया आप अपने बच्चों को लॉन्च करो, अच्छी बात है, करो, मगर जो दूसरे टैलेंटेड इंसान है, टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको भी उनका सम्मान दो, हक दो। और सर मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल। टैलेंट है ना, आगे आगे रहता है, सूर्य के सामने कोई दीवार नहीं खींच सकता।
भले सही भले थोड़ा बात। टाइम लगेगा, सब कुछ लगेगा। तो सबको यही सलाह दूंगा कि भैया जिंदगी में कभी भी हिम्मत मत हारो, कोई हमें नहीं हरा सकता, बशर्ते लगे रहो। और सुशांत की इसमें सर जो भी जिम्मेदार है, जिसने भी वो किया है, चाहे वो कोई सुपरस्टार है, चाहे वो कोई डायरेक्टर है, कुछ भी है, तो सर मैं तो कह रहा हूं कि उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर ये उसमें इन्वॉल्व है, कोई भी इन्वॉल्व है, चाहे वो मैं इन्वॉल्व हूं, दूसरा इन्वॉल्व है, तीसरा इन्वॉल्व है, गलत चीज तो सर गलत चीज है। वो अकेला लड़का था, बिल्कुल उसकी फैमिली क्या होगा। सही बात। संग्राम सिंह, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया, और हमारे दर्शकों को भी बहुत आनंद आया होगा। बहुत सारी ऐसी बातें आपने की है जिससे वो मोटिवेट होंगे। और आपकी विनम्रता, आपकी उदारता, और जितना समय आपने इस व्यस्त समय में से निकाल करके हमारे चैनल को दिया है, मैं व्यक्तिगत रूप से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर ये मेरा सौभाग्य है कि आपसे बात करने का मौका मिला। और कोई भी जो हमारा यूथ, जो युवा दोस्त है, भाई है, या हमारा बुजुर्ग है, जो भी सुन रहा है, जिससे भी थोड़ा सा फर्क पड़े, तो सबको नमस्ते सर, और जय बहुत हिंद। बहुत क्योंकि सर धन्यवाद। देश है तो बहुत हम बहुत हैं। बहुत वैसे बहुत करते रहो, धन्यवाद। चलते रहो, वही जिंदगी है सर। थैंक यू। नमस्ते सर। थैंक यू। नमस्कार।